हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम क्या है, लाइन्स एंड एंगल्स, उसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन एंड उसका भी हम पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, लाइन्स एंड एंगल्स हम पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स दे के रखे हुए थे, जितने भी टॉपिक्स थे, फिगर इट आउट में जितने भी क्वेश्चंस थे एंड इवन इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को भी हमने अच्छे से सॉल्व किया है। उसके बाद मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करवाए थे जो एग्जामिनर आपसे एक एक मार्क्स के लिए पूछ सकता है एंड उसके बाद हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो अगर आपने वो सब नहीं देखा है, डिटेल में लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर नहीं पढ़ा है, सबसे पहले आपको वही पढ़ना है। वीडियोज़ अच्छी लगे तो वीडियोज़ को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन पर। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, हर चैप्टर के बाद हम उसका रिवीजन भी करेंगे ताकि जो भी आप पढ़ चुके होंगे वो आपको दोबारा से रिकॉल हो जाए। तो आज हम वही करने वाले हैं। सबसे पहले तो पार्ट 1 पढ़ेंगे जिसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड फिगर इट आउट के क्वेश्चंस देखेंगे एंड बचे हुए कॉन्सेप्ट्स को हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। जैसे कि आपको पता है लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर जो है बहुत बड़ा है, तो हमें पार्ट्स में करना होगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं चैप्टर ओवरव्यू। चैप्टर ओवरव्यू में तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट्स क्या होता है, लाइन क्या होती है, रे क्या होती है एंड एंगल क्या होते हैं। सबसे पहले तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ रे तक की बात करी जाए, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे, इन टॉपिक्स को आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे अच्छे से, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे और अच्छे से एग्जाम्पल्स के थ्रू इन्हें समझेंगे। एंड एंगल क्या होते हैं वो हम यहाँ पर इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। हम एंगल्स को कंपेयर कैसे करते हैं हम वो भी देखेंगे। मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स, रोटेटिंग आर्म्स हम कैसे बना सकते हैं वो भी खुद से, ये हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, देन उसके बाद स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स, अलग अलग टाइप्स के एंगल्स क्या होते हैं वो हम देखने वाले हैं यहाँ पे। एंड देन उसके बाद क्लासीफाइंग एंगल्स, ठीक है, एंगल्स को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, मेजरिंग एंगल्स, एंगल्स को हम मेजर कैसे कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे एंड एंगल्स को हम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं वो भी हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड देयर मेजर्स, एंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं एंड उनके क्या मेजर्स रहेंगे वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉइंट। अ पॉइंट इज अ पर्टिकुलर स्पॉट, बोला जा रहा है पॉइंट क्या है, एक पर्टिकुलर स्पॉट। सपोज कीजिए आपने यहाँ पर पॉइंट बना दिया। ठीक है, आपने यहाँ पर पॉइंट बना दिया, यहाँ पर बना दिया, तो ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर स्पॉट है। क्या है ये? एक पर्टिकुलर स्पॉट। ठीक है, आया समझ में? मार्क अ डॉट ऑन द पेपर विथ अ शार्प टिप ऑफ अ पेंसिल। क्या बोला जा रहा है, आपको क्या करना है, पेपर लेना है एंड पेपर में पेंसिल से, पेंसिल को शार्प करना है एंड पेंसिल से आपको मार्क करना है एक डॉट। ठीक है, द शार्पर द पेंसिल द थिनर विल बी द डॉट, और जितनी शार्पर रहेगी पेंसिल, जितनी नुकीली पेंसिल रहेगी उतना ही पतला, उतना ही थिन रहेगा डॉट। ठीक है, दिस टाइनी डॉट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ अ पॉइंट, और वो जो टाइनी डॉट होगा, स्मॉल डॉट होगा, वो आपको पॉइंट का आइडिया देगा। ठीक है, सपोज मैंने ये डॉट बनाया तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अ पॉइंट डिटरमाइंस अ प्रिसाइज लोकेशन, पॉइंट जो है प्रिसाइज लोकेशन, एक प्रिसाइज लोकेशन को बताता है, जैसे कि ये इतनी लोकेशन में ही बना हुआ है। ठीक है, बट इट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लेकिन डॉट की ना ही ब्रेथ होती है, ना ही लेंथ एंड ना ही हाइट होती है। ठीक है, सम मॉडल्स फॉर अ पॉइंट आर गिवन बिलो, यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे के रखे हुए हैं पॉइंट के। ठीक है, सबसे पहले द टिप ऑफ अ कंपास। अगर हम कंपास की बात करें, आपको पता है ज्योमेट्री बॉक्स एंड इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में
आपके पास होगा ही ज्योमेट्री बॉक्स, तो उसमें आपको ऐसा कंपास दिखेगा। तो कंपास की जो टिप होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉइंट बोल सकते हैं। द शार्पेंड एंड ऑफ अ पेंसिल, सपोज कीजिए पेंसिल है तो उसकी जो एंड होगी, शार्पेंड एंड होगी, उसको हम पॉइंट बोल सकते हैं। द पॉइंटेड एंड ऑफ अ नीडल, नीडल जो होगा उसका जो पॉइंटेड मतलब नुकीला पासा होगा, क्योंकि ये नुकीला नहीं ये नुकीला है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट बोल देंगे। तो ये एग्जाम्पल्स किसके हैं, पॉइंट्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आया समझ में, आया है तो सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए नेक्स्ट क्या है, इफ यू मार्क 3 पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर यू मे बी रिक्वायर्ड टू डिस्टिंग्विश दीज 3 पॉइंट्स। बोला जा रहा है अगर आप पेपर पे कोई भी 3 पॉइंट्स बना देते हो, सपोज ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये हमने कोई भी 3 पॉइंट्स बना दिया, अब तीनों तो सेम लग रहे हैं, अगर हमें इन्हें डिफ्रेंशिएट करना है, अलग अलग बनाना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, You may be required to distinguish these 3 points. For this purpose, each of 3 points may be denoted by a single capital letter such as Z, P and T. तो हम क्या करेंगे, हर एक तीनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, जैसे कि Z हो गया, P हो गया एंड T हो गया। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3 अलग अलग पॉइंट्स हैं एंड तीनों को हम कैसे अलग अलग मान सकते हैं, क्योंकि अगर हम नाम नहीं लिखते, कैपिटल लेटर को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते, तो हमें ऐसे ही पॉइंट्स दिखते, सभी सेम लिखते, है ना, सभी सेम लगते। तो अगर हमें इनको डिफ्रेंशिएट करना है, डिस्टिंग्विश करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको नाम दे देंगे, इसे ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया, कोई भी अपने मन से नाम दे सकते हैं, जैसे कि इन्होंने जेड, टी एंड पी नाम दे के रखा हुआ है। ठीक है, इतना आया समझ में, चलिए दीज पॉइंट्स आर रीड एज पॉइंट Z, पॉइंट P एंड पॉइंट T। इन पॉइंट्स को हम कैसे बोलेंगे, पॉइंट Z, पॉइंट P एंड पॉइंट T। और अगर हमें इन पॉइंट्स को बताना है तो हम कैसे बोलेंगे, पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C। ठीक है, आया समझ में, चलिए। Of course, the dot represent precise locations and must be imagined to be invisible thin. क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो डॉट है ये प्रिसाइज लोकेशन बताता है एंड बहुत ही थिन है। ठीक है, आया समझ में, आया है तो फटाफट से पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, लाइन सेगमेंट। आपने लाइन सेगमेंट के बारे में भी पढ़ा होगा। क्या देके रखा है, अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन कनेक्टेड बाय 2 पॉइंट्स। बोला जा रहा है कि लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन का ही पार्ट है जो कि 2 पॉइंट से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, आया समझ में, ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, इन दोनों पॉइंट से जो लाइन कनेक्टेड है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम लाइन सेगमेंट बोल देंगे। सो बेसिकली अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करते हैं तो लाइन सेगमेंट के होते हैं 2 एंड पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं अ लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स रहते हैं। ठीक है, एंड इसके साथ हम लाइन सेगमेंट को मेजर भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम वो भी लिख देंगे, अ लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर्ड, कैन बी मेजर्ड। इसका मतलब क्या है, जो लाइन सेगमेंट रहती है उसकी डेफिनाइट लेंथ रहती है। ठीक है, आया समझ में, दैट मीन्स a line segment, yeah, it has a definite length। ठीक है, आया समझ में, चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या देके रखा है, अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन कनेक्टेड बाय 2 एंड पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स मतलब 2 एंड पॉइंट्स की यहाँ पे बात हो रही है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। 2 एंड पॉइंट्स कौन से होंगे, एक ये वाला पॉइंट और दूसरा ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देके रखा है, बोला जा रहा है फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर एंड अनफोल्ड इट। हमें क्या करना है, एक पेपर लेना है, उसे फोल्ड करना है एंड देन उसके बाद अनफोल्ड कर देना है। डू यू सी अ क्रीज, तो उसमें आपको कोई भी क्रीज दिखेगी क्या,
दिस गिव्स द आइडिया ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अगर आपको क्रीज दिखती है, सपोज कीजिए ये एक पेपर है, आपने क्या किया, इस पेपर को फोल्ड किया, तो जब आप फोल्ड करके उसे अनफोल्ड करोगे तो यहाँ पर आपको कोई क्रीज दिखेगी, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, यही लाइन सेगमेंट का एग्जाम्पल है। इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, बोला जा रहा है यहाँ पर जो क्रीज दिखेगी उसके 2 एंड पॉइंट्स होंगे, एक तो ये और दूसरा ये, ठीक है। आ गया समझ में, चलिए। मार्क एनी 2 पॉइंट्स A एंड B ऑन अ शीट ऑफ पेपर, ट्राई टू कनेक्ट A टू B बाय वेरियस रूट्स। क्या बोला जा रहा है, हमें क्या करना है, A एंड B पॉइंट बनाने हैं, वो भी शीट पे, ठीक है। A एंड B कोई भी पॉइंट बना दिया शीट पे, एंड बोला जा रहा है कि अलग अलग रूट से हम क्या करेंगे, इन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। अब हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, सपोज इस रूट से किया, देन उसके बाद इस रूट से किया, देन उसके बाद ऐसे रूट से किया, ठीक है। लेकिन एक जो स्ट्रेट रूट है, ये जो शॉर्टेस्ट रूट आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो A एंड B पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है, ये जो शॉर्टेस्ट रूट आपको दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोल देंगे लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसको, हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो A एंड B दे के रखा हुआ है, इन दोनों ही पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए अलग अलग रूट ले लिया गया। ऐसे भी कनेक्ट करने की कोशिश करी, ऐसे कनेक्ट करने की, ऐसे कनेक्ट करने की, एंड बिल्कुल सीधे कनेक्ट करने की भी कोशिश करी गई है। एंड जो सीधा कनेक्ट हुआ है वो सबसे शॉर्टेस्ट वे है, ठीक है। तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, इसे ही हम लाइन सेगमेंट बोल देंगे, ठीक है। आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। अब क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम A टू B। बोला जा रहा है A से लेकर B तक सबसे शॉर्टेस्ट रूट कहाँ है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यही क्या है, यही सबसे शॉर्टेस्ट रूट है, ठीक है। देन उसके बाद दिस शॉर्टेस्ट पार्ट फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B इंक्लूडिंग A एंड B एज शोन हियर इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट फ्रॉम A टू B। ये जो आपको शॉर्टेस्ट रूट दिख रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ भी जिसे हम बोलेंगे, यही क्या है, यही लाइन सेगमेंट AB है, ठीक है। आया समझ में। इट इज डिनोटेड बाय ईदर AB और B है। अब लाइन सेगमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, AB लाइन सेगमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AB से भी लिख सकते हैं एंड BA से भी लिख सकते हैं, एंड हम ऐसे बना देंगे, ऊपर मार्क बना देंगे किसका, लाइन सेगमेंट का। ये क्या है, ये लाइन सेगमेंट का मार्क है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट AB को हम BA भी बोल सकते हैं। द पॉइंट्स A एंड B आर कॉल्ड द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। और यहाँ पे जो आपको A एंड B पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये क्या है, ये लाइन सेगमेंट AB के एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमें दे के रखा हुआ है लाइन के बारे में। अ लाइन गोज ऑन एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन। लाइन सेगमेंट में हम क्या पढ़ रहे थे कि लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स रहते हैं, लेकिन लाइन के केस में क्या होता है, लाइन के केस में कोई एंड पॉइंट नहीं रहते। लाइन जो है वो दोनों ही डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ती ही जाती है, मतलब लाइन की कोई भी लेंथ नहीं होती, हम उसे मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अ लाइन हैज नो डेफिनाइट लेंथ, ठीक है। फिर उसके बाद अ लाइन कैन नॉट बी मेजर्ड। लाइन को हम मेजर भी नहीं कर सकते, ठीक है। आया समझ में। एंड उसके कोई एंड पॉइंट्स भी नहीं होते। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, ठीक है।
आया समझ में? चलिए, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो लाइन है वो एंडलेसली दोनों डायरेक्शन में बढ़ती है। देन उसके बाद imagine that the line segment from A to B, that means AB, is extended beyond A in one direction and beyond B in the other direction without any end। बोला जा रहा है, सपोज कीजिए ये क्या है, A से लेकर B तक क्या है, लाइन सेगमेंट है। अब ये जो लाइन सेगमेंट आपको AB दिख रही है ना, ये दोनों ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, ठीक है। मतलब ए पॉइंट से भी इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है एंड बी पॉइंट से इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। ए एंड बी दोनों ही पॉइंट्स को क्रॉस कर दिया, ठीक है, ए बी लाइन सेगमेंट ने। तो ये क्या बन चुकी है, अब ये बन चुकी है लाइन, क्योंकि इसके कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं है। हम यहाँ पे ए बी को एंड पॉइंट्स नहीं मानेंगे, क्योंकि ए बी को ये जो लाइन है वो क्रॉस कर गई है, ठीक है। आया समझ में? तो ये क्या है, ये है लाइन, ठीक है, जिसके कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं है एंड इसलिए हम इसे मेजर भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी कोई डेफिनाइट लेंथ भी नहीं होती। ये दोनों ही डायरेक्शन में आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। आया समझ में? चलिए, दिस इज़ अ मॉडल फॉर लाइन। बोला जा रहा है ये जो आपको दिख रहा है फिगर, ये लाइन का ही एग्जाम्पल है। डू यू थिंक यू कैन ड्रॉ अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ अ लाइन? नो वाई। बोला जा रहा है कि आप बता सकते हो ऐसा सोच के कि आप पूरी कंप्लीट पिक्चर लाइन की बना सकते हो? नहीं बना सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कितनी लेंथ होगी, क्योंकि लेंथ होती नहीं है, आगे बढ़ती जाती है लाइन एंडलेसली, तो हम नहीं बता सकते कि उसकी कितनी लेंथ होगी, ठीक है। हम उसकी कंप्लीट पिक्चर भी नहीं बना सकते। अ लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज रिटन एज ए बी। अब लाइन को अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे कि आपको ये लाइन दिख रही है, तो हम लिख देंगे लाइन ए बी एंड लाइन का मार्क ऐसे होता है, ठीक है। लाइन सेगमेंट का मार्क कैसे होता है? ऐसे, एंड लाइन का मार्क होता है ऐसे, ठीक है। आया समझ में? चलिए, It extends forever in both directions. Sometimes a line is denoted by a letter like L और M। वही चीज़ बोली जा रही है कि जो लाइन है वो हमेशा दोनों ही डायरेक्शन में आगे बढ़ती जाती है, और कभी कभी जो लाइन है वो L या फिर M लेटर से भी हम डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा इस एग्जाम्पल में, इस पूरी लाइन को M से डिनोट किया गया है, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमें दे के रखा है रे। अ रे हैज़ अ पॉइंट एंड एक्सटेंड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। बोला जा रहा है रे के पास एक पॉइंट होता है एंड वो एंडलेसली एक डायरेक्शन में बढ़ता है, ठीक है। जैसे कि ये हो गया पॉइंट रे का, यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड एंडलेसली एक ही डायरेक्शन में वो बढ़ रहा है। इस डायरेक्शन में नहीं बढ़ रहा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम रे बोलेंगे, ठीक है। आया समझ में? तो रे के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो रे रहता है उसका सिर्फ एक पॉइंट रहता है एंड वो दूसरी डायरेक्शन में एंडलेसली आगे बढ़ती जाती है। अ रे इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन दैट स्टार्ट्स एट वन पॉइंट कॉल्ड द स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट। अब इस पॉइंट की जो बात हो रही है ना, जहाँ से रे स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट को हम स्टार्टिंग पॉइंट या फिर इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये स्टार्टिंग पॉइंट है या फिर हम बोलेंगे इनिशियल पॉइंट है रे का, ठीक है। एंड गो ऑन एंडलेसली इन अ डायरेक्शन। एंड आप देख सकते हो ये जो रे है ये एंडलेसली एक ही डायरेक्शन में बढ़ रही है, ठीक है। द फॉलोइंग आर सम मॉडल्स फॉर अ रे। ये आपको मॉडल्स दे के रखे हैं, एग्जाम्पल्स दे के रखे हैं रे के, जैसे कि बीम ऑफ अ लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस। जो लाइट हाउस से बीम निकलती है वो भी किसका एग्जाम्पल है? रे का एग्जाम्पल है, ठीक है। रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च। टॉर्च हम मारते हैं तो टॉर्च से जो लाइट निकलती है ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी एग्जाम्पल है रे का, ठीक है। एंड देन उसके बाद सनरेज की बात करें तो ये भी रे का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है? लुक एट द डायग्राम फिगर 2.3 ऑफ अ रे। यहाँ पर आपको क्या दिख रही है? यहाँ पर आपको रे दिख रही होगी जिसका इनिशियल पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है ए। ये क्या है इसका? इनिशियल या फिर हम बोल सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। एंड इसे हम रे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये जो लाइन है, ये जो रे है, ये एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, ठीक है। आया समझ में? चलिए
2 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन इट। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 पॉइंट्स मार्क्ड हुए हैं, एक है ए एंड दूसरा क्या है, पी है, ठीक है। वन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ए एंड द अदर इज अ पॉइंट पी ऑन द पाथ ऑफ द रे। एक आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा होगा एंड दूसरा आपको दिख रहा होगा पॉइंट पी ऑन द पाथ ऑफ द रे, जो कि रे के ही पाथ पे है। ऐसा नहीं है कि रे यहाँ पे स्टॉप हो गई है, आगे बढ़ गई है, एक ही डायरेक्शन में वो आगे बढ़ चुकी है, लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट है एंड ये जो पॉइंट पी है ये रे के ही पाथ पे है, ठीक है। आया समझ में? चलिए देन उसके बाद वी देन डिनोट द रे ए पी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हम इस रे को कैसे डिनोट करेंगे, ए पी लिख देंगे एंड रे का जो मार्क है वो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें फिगर इट आउट का क्वेश्चन दे के रखा है जो कि आपके पेज नंबर 16 पे है। क्वेश्चन सेकंड क्या है, नेम द लाइन सेगमेंट इन फिगर 2.4। हमें बोला जा रहा है यहाँ पर जो आपको फिगर दिख रहा है उसमें जितनी भी लाइन सेगमेंट्स है सबसे पहले तो हमें वो बताना है। Which of the 5 marked point are on exactly one of the line segments। बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कितने पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स दिख रहे होंगे। तो 5 पॉइंट में से कितने पॉइंट्स हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट बन रही है, ठीक है। विच आर ऑन 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट्स, और जहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट्स बन रही है तो हमें वो भी पॉइंट्स बताने हैं। तो सबसे पहले अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर लिख देंगे हम द लाइन सेगमेंट्स आर द लाइन सेगमेंट्स आर, तो कौन कौन सी है लाइन सेगमेंट, यहाँ पर आप देख सकते हो एल एम, देन उसके बाद एम पी, देन उसके बाद पी क्यू एंड देन उसके बाद क्यू आर। ये सारी क्या है, ये सारी लाइन सेगमेंट्स हैं, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमसे बोला जा रहा है कि 5 पॉइंट में से हमें बताना है कि किस पॉइंट में सिर्फ एक लाइन बनेगी। अगर आप यहाँ L को देखते हो तो L से आपको दिख रहा होगा सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट बनी हुई है, दैट इज LM, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप R को देखते हो तो R से भी सिर्फ एक लाइन सेगमेंट बनी हुई है, दैट इज QR, या फिर हम RQ भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखोगे इस M पॉइंट को, तो M से जा रही है यहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट्स, एक है ML एंड दूसरी क्या है, MP, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ पर Q पॉइंट को लेते हैं तो Q से भी 2 लाइन सेगमेंट आपको जाती दिखेंगी, QP एंड QR। ऐसे ही अगर हम P पॉइंट को रहते हैं तो P से भी 2 लाइन सेगमेंट आपको जाती दिखेंगी, PM एंड PQ। इसका मतलब क्या है, हमें सिर्फ एक लाइन सेगमेंट वाली बात पूछी गई है, तो PMQ नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ L एंड R हो जाएंगी, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर हम लिख देंगे the points are point L and point R, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए देन उसके बाद विच आर ऑन 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट्स, यहाँ पर हम लिख देंगे पॉइंट, यहाँ पर हमने देखा 2 लाइन सेगमेंट किस किस पॉइंट से बन रही है, पॉइंट M, P एंड Q। पॉइंट्स M, पॉइंट P, पॉइंट Q are on 2 of the लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें यहाँ पर भी आप लिख सकते हो फुल स्टेटमेंट, पॉइंट L एंड पॉइंट R ऑन द वन ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या है,
नेम द रेज शोन इन फिगर 2.5, इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज। बोला जा रहा है हमें क्या बताना है, हमें बताना है यहाँ पर जो जितने भी रेज आपको दिख रहे हैं हमें उनका नाम बताना है, ठीक है, सबसे पहले। एंड सेकंड क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सारे ही रेज जिसके भी हम नाम यहाँ पे लिखेंगे, जितने भी रेज यहाँ पे हम बताएंगे, क्या उनका स्टार्टिंग पॉइंट टी है क्या। तो सबसे पहले हम रेज की बात करें तो यहाँ पर हम लिख देंगे द रेज आर, सबसे पहले तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर टी ए एक रे दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टी ए एंड यहाँ पे हम मार्क बना देंगे, ठीक है। देन उसके बाद हमें टी एन भी एक रे दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टी एन, ठीक है। देन उसके बाद टी बी भी आपको रे दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टी बी, ठीक है। तो 3 रेज हमें यहाँ पे मिल चुकी हैं। अब यहाँ पर हमें बताना है क्या तीनों रेज का स्टार्टिंग पॉइंट टी है, तो ऑफकोर्स टी है, इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट हमने टी ही लिखा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यस टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज, ठीक है। आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड राइट लेबल्स अप्रोप्रिएटली टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमें फिगर बनाना है एंड देन उसके बाद उन्हें लेबल भी करना है। तो सबसे पहले क्या है, ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। क्या बोला जा रहा है कि हमें बनाना है ओपी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो मार्क है, ये किसका मार्क है, लाइन का मार्क है, ठीक है, किसका मार्क है, लाइन का। तो हम ओपी बनाएंगे, ओपी, ये ओ हो गया, ये पी हो गया, ठीक है, एंड ओ क्यू भी बनाएंगे। तो यहाँ पर इसी को एक्सटेंड करके हम लिख देंगे ओ क्यू, ठीक है। आया समझ में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे OP एंड OQ बना दिया, ठीक है, OP एंड OQ बना दिया। एंड उसके बाद आप देख सकते हो OP एंड OQ कहाँ पे मीट कर रहे हैं, यहाँ O पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे बोला गया था हमने वैसे ही फिगर यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, XY एंड PQ इंटरसेक्ट एट पॉइंट M। हमसे बोला जा रहा है कि XY एंड PQ जो है वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, M पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा XY, X एंड Y, एंड ये हो जाएगा PQ, P एंड Q, ठीक है। X एंड Y, P एंड Q यहाँ पे हो गया। एंड ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बोला जा रहा है ये जो दो लाइन है ये इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है, पॉइंट M पे कर रही है। तो ये जो पॉइंट है इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंड इसे हम क्या नाम दे देंगे, M नाम दे देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है, लाइन L कंटेन्स पॉइंट E एंड F बट नो पॉइंट D। बोला जा रहा है कि जो लाइन L है उसमें पॉइंट E भी है एंड F भी है, लेकिन पॉइंट D नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लाइन बनाएंगे, लाइन L, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बना दिया, यहाँ पर हमने लाइन बना दी एंड इसको हम नाम दे देंगे L, ठीक है। आया समझ में। एंड यहाँ पर बोला जा रहा है इस लाइन पे दो पॉइंट्स हैं, एक तो E एंड दूसरा क्या है, दूसरा है F। लेकिन इस लाइन पर पॉइंट D नहीं है, मतलब जो पॉइंट D है वो लाइन के बाहर है। तो हम बाहर तरफ क्या बना देंगे, पॉइंट D बना देंगे, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पॉइंट P लाइज ऑन AB। बोला जा रहा है जो पॉइंट P है वो AB पर है, हमें ऐसा फिगर बनाना है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए बी लाइन ड्रॉ कर देंगे एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे ए एंड यहाँ पर हम लिख देंगे बी, और जो पॉइंट P है वो लाइन ए बी पर ही है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, हमने यहाँ पर P लिख दिया। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें टॉपिक दे के रखा हुआ है एंगल। एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज हैविंग अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। बोला जा रहा है कि एंगल में कितने रेज होते हैं, दो रेज होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, कॉमन होता है। ठीक है, आया समझ में? हियर इज एन एंगल फॉर्म्ड बाय रे बी डी एंड बी ई। बोला जा रहा है यहाँ पे जो है, यहाँ पर एंगल बना हुआ है जो दो रेज से बना है। एक रे का नाम क्या है, बी डी, एंड दूसरी रे का नाम क्या है, बी ई, एंड स्टार्टिंग पॉइंट उसका क्या है, बी। बी इज द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। दोनों का ही स्टार्टिंग पॉइंट आपको क्या दिख रहा होगा, बी दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये है बी डी, ये भी क्या है, ये भी रे है, ये है बी ई, ये भी क्या है, ये भी रे है, एंड ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ये क्या है, ये है कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्या है, ये है कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे द पॉइंट B इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अब ये जो B है ये दोनों रे का क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन ये वर्टेक्स भी है। यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना दोनों रे से, तो ये जो B है ये क्या है, ये वर्टेक्स भी है। ठीक है, आया समझ में? चलिए, एंड द रे बी डी एंड बी ई आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल। एंड यहाँ पर जो बी डी एंड बी ई आपको रेज दिख रही हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम एंगल के आर्म्स भी बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर इन्हें हम रेज बोलते हैं तो इन्हें हम आर्म्स भी बोल सकते हैं एंगल्स के। ठीक है, आया समझ में? दोनों बात एक ही है। अब यहाँ पर हाउ कैन वी नेम दिस एंगल, बोला जा रहा है इस एंगल को हम नाम कैसे देंगे। तो हम इस एंगल को डायरेक्टली एंगल बी भी बोल सकते हैं, मतलब जिस वर्टेक्स पे यहाँ पे एंगल बन रहा है ये बनता है एंगल। ठीक है, दोनों रेस के दोनों आर्म्स के बीच में बनता है। ठीक है, इसे हम डायरेक्टली एंगल बी भी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं तीनों पॉइंट का यूज करके एंगल डी बी ई। कैसे बोलेंगे, एंगल डी बी ई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल डी बी ई, या फिर हम बोल सकते हैं एंगल ई बी डी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, एंगल ई बी डी। लेकिन जो वर्टेक्स बी है वो हमेशा सेंटर पे ही रहना चाहिए, क्योंकि वर्टेक्स बी पर ही क्या बनता है, एंगल बनता है। ठीक है, तो तीनों ही तरीके क्या है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या देके रखा है। वी कैन सिंपली यूज अ वर्टेक्स एंड से दैट इज एंगल बी। हम डायरेक्टली बोल सकते हैं एंगल बी, है ना। देन उसके बाद टू बी क्लियरर वी यूज़ अ पॉइंट ऑन ईच ऑफ द आर्म्स टुगेदर विद द वर्टेक्स टू नेम द एंगल। लेकिन हमें और अच्छे से चीज़ें समझ आए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो एंगल पे तीनों या दो रेज जो हैं एंड जो भी एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है उन पे जितनी भी पॉइंट्स, मतलब 3 पॉइंट्स दे के रखे, तो तीनों पॉइंट्स का यूज़ करके हम एंगल को बता देते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या देके रखा है, इन दिस केस वी नेम द एंगल एज एंगल डी बी ई, एंगल ई बी डी। ये दोनों ही नाम मैंने आपको बताए, एंगल डी बी ई एंड एंगल ई बी डी, और एंगल बी भी बोल सकते हैं। ठीक है, द वर्ड एंगल कैन बी रिप्लेस्ड बाय द सिंबल। ये वाला सिंबल क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, जो आपको एंगल वर्ड दिख रहा है ना, इसकी जगह आप डायरेक्टली ये सिंबल भी लगा सकते हो। मैंने भी यहाँ पर वही सिंबल लगाया था। ठीक है, दैट मीन्स एंगल डी बी ई और एंगल ई बी डी। ठीक है, आया समझ में? चलिए, नोट दैट इन स्पेसिफाइंग द एंगल्स अ वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन एज द मिडिल लेटर। बोला जा रहा है कि जब भी हम किसी एंगल को बताते हैं तो जो वर्टेक्स रहता है वो हमेशा मिडिल में आता है। ठीक है, आया समझ में? टू इंडिकेट एन एंगल वी यूज़ अ स्मॉल कर्व एट द वर्टेक्स। बोला जा रहा है एंगल को इंडिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्टेक्स पर
स्मॉल कर्व बना देते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्मॉल कर्व बना हुआ है, ठीक है, आया समझ में। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या देके रखा है, इनिशियल पोजीशन ऑफ रे, फाइनल पोजीशन ऑफ रे, अमाउंट ऑफ टर्न इज द साइज ऑफ द एंगल। यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ टर्न आपको दिख रहा है ना, जितना ये एंगल टर्न हो रहा है, जितने ये रे टर्न हो रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम एंगल का साइज बोलते हैं। इससे क्या पता चलता है कि कितने का एंगल है, मेजरमेंट क्या है, ठीक है। आया समझ में, आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर एक एक्टिविटी दे के रखी हुई है। विद्या हैज़ जस्ट ओपनड हर बुक, लेट अस ऑब्जर्व हर ओपनिंग द कवर ऑफ द बुक इन डिफरेंट सिनेरियोज। बोला जा रहा है कि विद्या ने क्या किया, अपनी बुक को ओपन किया। तो हमें ऑब्जर्व करना है कि जब वो बुक को ओपन कर रही है अलग अलग सिनेरियोज में, तो एंगल क्या बन रहे हैं, ठीक है, आया समझ में। डू यू सी एंगल्स बीइंग मेड इन ईच ऑफ दीज केसेस। बोला जा रहा है यहाँ पर जब आप देख रहे हो हर एक केस में, तो क्या आपको एंगल फॉर्म होते दिख रहे हैं। कैन यू मार्क देयर आर्म्स एंड वर्टेक्स, क्या इन एंगल्स के आर्म्स एंड वर्टेक्स को आप मार्क कर सकते हो, ये पूछा जा रहा है, ठीक है, आया समझ में। चलिए तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं केस 1 की, तो आपको दिख रहा होगा जब विद्या ने थोड़ी सी बुक खोली, तो यहाँ पर ये एंड ये दोनों क्या बन गए, ये दोनों आर्म्स बन गए, ठीक है, ये दोनों क्या है, आर्म्स है। एंड यहाँ पर जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम वर्टेक्स बोलेंगे। एंड यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है एंगल, दो आर्म्स के बीच में क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम केस 2 की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये एंड ये क्या है, केस 2 में सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा कि बुक को उसने थोड़ा और ऊपर किया, विद्या ने थोड़ा और मतलब ओपन किया। देन उसके बाद ओपन करने पे ये एंड ये क्या बन रहा है, ये बन रहे हैं आर्म्स, ठीक है, एंगल के क्या बन रहे हैं, आर्म्स। एंड अगर हम वर्टेक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर वर्टेक्स ये है, ठीक है, एंड एंगल आपको यहाँ पे फॉर्म होते दिख रहा होगा दोनों आर्म्स के बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर ये एंड ये क्या है, जब विद्या ने पूरी बुक को ओपन कर लिया, तो ये एंड ये क्या बन गया, आर्म्स बन गए, ठीक है। एंड देन उसके बाद अगर हम वर्टेक्स की बात करते हैं, तो ये क्या है, ये कॉमन वर्टेक्स है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है एंगल, ठीक है, आया समझ में। चलिए देन विद्या ने क्या किया, विद्या ने थोड़ा और घुमा दिया, पूरी बुक तो ऐसे ओपन हो गई थी, उसने थोड़ा और घुमा दिया बुक को, ठीक है। जब उसने बुक को ऐसे घुमाया, तो यहाँ पर ये एंड ये क्या बन रहा है, सबसे पहले तो आर्म्स है। वर्टेक्स की बात करें तो ये वर्टेक्स है, एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बन रहा है एंगल, ठीक है। देन विद्या ने क्या किया, पूरी ही बुक को घुमा दिया, ठीक है, बुक को थोड़ा और ज़्यादा घुमा दिया, ये आपको दिख रहा होगा। देन उसके बाद यहाँ पर ये एंड ये जो आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, ये है आर्म्स। एंड देन उसके बाद ये है वर्टेक्स। एंड देन उसके बाद यहाँ पर जो आपको एंगल दिख रहा है दोनों आर्म्स के बीच में, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम एंगल बोलेंगे, ठीक है। देन उसके बाद विद्या ने क्या किया, पूरे 360 डिग्री से, मतलब पूरा फुल राउंड ले लिया एंड बुक को पूरे तरीके से घुमा दिया। तो यहाँ पर ये एंड ये क्या है, यही इसी के ऊपर क्या होगा, दूसरा आर्म भी होगा, ठीक है, ओवरलैप हो गए अभी दोनों आर्म्स। एंड देन उसके बाद वर्टेक्स की बात करें, तो यहाँ पे ये हो जाएगा वर्टेक्स, एंड ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा एंगल, ठीक है, आया समझ में। तो हम प्रॉपर आर्म्स भी डिफाइन कर पा रहे हैं, एंड वर्टेक्स भी डिफाइन कर पा रहे हैं, एंड एंगल भी फाइंड कर पा रहे हैं, ठीक है, आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, बोला जा रहा है विच एंगल इज ग्रेटर, द एंगल इन केस 1 और द एंगल इन केस 2। बोला जा रहा है केस 1 एंड केस 2 में से कौन सा एंगल ग्रेटर है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये ज़्यादा का बन रहा है एज कंपैरिजन टू दिस एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल इन केस 2 इज ग्रेटर, ठीक है, आया समझ में। चलिए जस्ट एज वी टॉक्ड अबाउट द साइज ऑफ अ लाइन बेस्ड ऑन इट्स लेंथ, वी ऑल्सो टॉक अबाउट द साइज ऑफ एन एंगल बेस्ड ऑन इट्स अमाउंट ऑफ रोटेशन। हमने अभी क्या देखा था कि एंगल का साइज किस पे डिपेंड करता है,
वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ रोटेशन पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अमाउंट ऑफ रोटेशन ज़्यादा है बुक का एज कंपैरिजन टू दिस, इसलिए ये वाला जो केस है वो ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा वो ग्रेटर साइज का होगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए, सो द एंगल इन केस 2 इज ग्रेटर एज इन दिस केस शी नीड्स टू रोटेट द कवर मोर। बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो एंगल 2 है, एंगल 2 के केस में जो एंगल फॉर्म होगा वो ज़्यादा लार्जर होगा, ग्रेटर होगा, क्योंकि वहाँ पे जो बुक कवर है ज़्यादा से रोटेट हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली द एंगल इन केस 3 इज इवन लार्जर देन दैट ऑफ केस 2। बोला जा रहा है ऐसे ही अगर हम केस 2 एंड केस 3 को ऑब्जर्व करते हैं एंड कंपेयर करते हैं तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो बुक कवर है वो ज़्यादा राउंड ले रहा है एंड यहाँ पे जो एंगल है वो लार्जर बन रहा है, इसलिए केस 3 ग्रेटर हो जाएगा केस 2 से। ठीक है, आया समझ में? Because there is even more rotation and case 4, case 5 and case 6 successively larger angles with more and more rotation। अब बोला जा रहा है ऐसी अगर हम बात करें केस 4, केस 5 एंड केस 6 की, तो यहाँ पर ज़्यादा रोटेशन हो रहा है। जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं तो ज़्यादा रोटेशन हो रहा है, तो यहाँ पर केस 4 केस 3 से ज़्यादा हो जाएगा, केस 5 केस 4 से ज़्यादा हो जाएगा, केस 6 केस 5 से ज़्यादा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो एंगल्स फॉर्म होंगे वो कंपैरेटिवली आगे बढ़ते वक्त क्या हो रहा है, एंगल्स बढ़ रहे हैं, ग्रेटर हो रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब नेक्स्ट क्या है, द साइज ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑन टर्न दैट इट नीड्स अबाउट द वर्टेक्स टू मूव द फर्स्ट रे टू द सेकेंड रे। क्या बोला जा रहा है कि साइज ऑफ एन एंगल क्या होता है, जितने अमाउंट का हमने रोटेशन लिया होता है, दैट मीन्स टर्न दैट इज नीडेड अबाउट द वर्टेक्स टू मूव फ्रॉम फर्स्ट रे टू सेकेंड रे। मतलब फर्स्ट रे आपको दिख रही होगी, ये क्या है, ये फर्स्ट रे। तो फर्स्ट रे से सेकेंड रे तक पहुंचने के लिए जितना टर्न लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एंगल या फिर साइज ऑफ एन एंगल। ठीक है, यहाँ पर हमें एंगल का मेजरमेंट पता चल जाता है। ठीक है, आया समझ में? इसलिए ये बोला गया इनिशियल पोजीशन ऑफ रे, ये फाइनल पोजीशन, ये तो वर्टेक्स हमें पता ही है एंड ये चीज़ तो मैंने आपको समझा ही दी है कि यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, अमाउंट ऑफ टर्न इज द साइज ऑफ द एंगल। जितने अमाउंट का टर्न लिया जा रहा है वही क्या है, एंगल का साइज है। ठीक है, आया समझ में? आया है तो इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट क्या है, लेट्स लुक एट सम अदर एग्जाम्पल वेयर द एंगल्स अराइज इन रियल लाइफ बाय रोटेशन ऑन टर्न। बोला जा रहा है अब हम क्या देखेंगे, दूसरे और एग्जाम्पल्स देखेंगे जहाँ पर एंगल जो है रियल लाइफ में रोटेशन लेते हैं या फिर टर्न लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, इन अ कंपास और डिवाइडर वी टर्न द आर्म्स टू फॉर्म एन एंगल। कंपास की बात करें या डिवाइडर की बात करें, जो कि आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आपने देखा ही होगा, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जब ओपन करते हैं डिवाइडर को तो क्या फॉर्म होता है, डिवाइडर या कंपास को हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको दो आर्म्स के बीच में एंगल फॉर्म होते दिखता होगा। ये एक आर्म है, ये दूसरी आर्म है, दोनों आर्म्स के बीच में आपको एंगल फॉर्म होते दिखता होगा। ठीक है, द वर्टेक्स इज द पॉइंट वेयर द टू आर्म्स आर जॉइंट एंड यहाँ पर वर्टेक्स वो पॉइंट है जहाँ पर दोनों ही आर्म्स क्या है, जॉइंट है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस पॉइंट से, हम बोल सकते हैं दोनों ही आर्म्स जॉइन है, तो ये क्या है, ये है वर्टेक्स। ठीक है, आया समझ में? आइडेंटिफाई द आर्म्स एंड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। हमसे बोला जा रहा है कि हमें आइडेंटिफाई करना है आर्म्स एंड उसके बाद वर्टेक्स एंगल की। आर्म्स की बात करें तो ये दोनों क्या रहेंगे, आर्म्स, एंड वर्टेक्स की बात करें तो जिस पॉइंट से जुड़े हुए हैं ये दोनों ही आर्म्स, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम वर्टेक्स बोल देंगे। ठीक है, आया समझ में? चलिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या देके रखा है, अ पेयर ऑफ सीजर हैज़ टू ब्लेड्स। बोला जा रहा है सीजर के जो दो पेयर्स होते हैं उसमें अगर हम सीजर के पेयर की बात करें तो वहाँ पर रहते हैं टू ब्लेड्स। ठीक है, When we open them or turn them to cut something, the blades form an angle। जब भी हम सीजर को ओपन करते हैं कोई भी चीज़ काटने के लिए, ठीक है, कट करने के लिए, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बनता है एंगल। जैसे कि अगर आप बात करोगे ये दोनों क्या हो जाएंगे, आर्म्स हो जाएंगे। जैसे हमने सीजर को ओपन किया
तो ये कहाँ पे अटैच्ड है, वर्टेक्स क्या होगी, ये यहाँ पे होगी। यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे सबसे पहले तो एंगल बन रहा है। दोनों आर्म्स के बीच में क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है जब हमने सीजर को क्या किया, ओपन किया। ठीक है, आया समझ में। ये दोनों ही ब्लेड्स कनेक्टेड हैं तो उस कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, एंड दोनों ब्लेड्स को हम क्या बोल देंगे, हम आर्म्स बोल देंगे एंगल का। ठीक है, चलिए आइडेंटिफाई द आर्म्स एंड वर्टेक्स ऑफ द एंगल, तो वही चीज़ बोली गई है, आर्म्स एंड एंगल्स बताने हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आर्म्स हो जाएंगे, एंड यहाँ पर जो बन रहा है वो क्या है, एंगल, एंड ये क्या है, ये है वर्टेक्स। ठीक है, चलिए तो फटाफट से आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, लुक एट द पिक्चर ऑफ स्पेक्टेकल्स, वॉलेट्स एंड अदर कॉमन ऑब्जेक्ट्स। हमें क्या करना है, यहाँ पे एग्जांपल्स दे के रखे हैं, हमें एनालाइज करना है क्या क्या चीज़ें हैं, स्पेक्टेकल्स, वॉलेट्स एंड और भी एग्जांपल्स आपको दिख रहे होंगे। आइडेंटिफाई द एंगल्स इन दैम बाय मार्किंग आउट देयर आर्म्स एंड वर्टिसेस। यहाँ पे क्या करना है, हमें एंगल्स को आइडेंटिफाई करना है, वो भी इनके आर्म्स को, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं ना, उनके आर्म्स एंड वर्टेक्स को फाइंड आउट करके। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम स्पेक्टिकल्स को देखते हैं तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों आर्म्स हो जाएंगे, एंड जहाँ पर ये दोनों कनेक्टेड है इसे हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। एंड इन दोनों आर्म्स के बीच में ये जो एंगल बन रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, एंगल बोल देंगे। ठीक है, ऐसे ही सेम इस साइड भी अगर आप देखोगे, ये एंड ये क्या है, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही आर्म्स हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद ये जो पॉइंट है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम वर्टेक्स बोल देंगे। ठीक है, एंड दोनों आर्म्स के बीच में ये जो बन रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम एंगल बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम इस वॉलेट की बात करते हैं तो वॉलेट ओपन है, तो यहाँ पर ये एंड ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आर्म्स हो जाएगा। ठीक है, एंड ये दोनों आर्म्स जो है इस वर्टेक्स से कनेक्टेड है, एंड दोनों आर्म्स के बीच में ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है एंगल। ठीक है, मतलब इस वॉलेट से भी हम एंगल फॉर्म होते देख पा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम इस फिगर की बात करते हैं तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये एंड ये क्या है, ये है आर्म्स। ठीक है, क्या है, ये आर्म्स है, एंड देन उसके बाद ये जो दो आर्म्स है ये इस वर्टेक्स से कनेक्टेड है। ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये आपको ज्योमेट्री बॉक्स दिख रहा होगा, जहाँ पर ज्योमेट्री बॉक्स क्या है, ओपन है। ये सारी चीज़ों में आप देख सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट है वो ओपन हो रहा है, इसलिए एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसकी एंड इसकी बात करते हैं, ये दोनों क्या है, ये दोनों ही आर्म्स हैं, एंड अगर हम वर्टेक्स की बात करते हैं, ये है वर्टेक्स, एंड यहाँ पर आपको जो दिख रहा है दोनों आर्म के बीच में, यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये एंड ये, इन दोनों की अगर हम बात करते हैं, जब ये बॉक्स ओपन हो रहा है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद ये क्या है, ये है वर्टेक्स, एंड यहाँ पर दोनों आर्म्स के बीच में हमें क्या फॉर्म होते दिख रहा है, एंगल फॉर्म होते दिख रहा है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए तो क्या बोला चाह रहा था, डू यू सी हाउ दीज एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय टर्निंग वन आर्म विथ रिस्पेक्ट टू अदर। बोला चाह रहा है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, वो भी एक आर्म के टर्न होने पे। मतलब यहाँ पर ये जो एक आर्म है, ये वाला आर्म है, ये क्या हुआ है, ये टर्न हुआ है। कैसे टर्न हुआ है, पहले बंद होगा, बंद करने के बाद जब इसे ओपन किया गया तो एंगल फॉर्म हुआ। ठीक है, सारे ही एग्जांपल्स में हम देख पा रहे हैं जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट ओपन हो रहा है तब जाके एंगल बन रहा है। ठीक है, आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, फिगर इट आउट। फिगर इट आउट जो कि आपके पेज नंबर 20 पे दे के रखा हुआ है, उसका क्वेश्चन थर्ड क्या है, एक्सप्लेन वाई एंगल ए पी सी कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल पी। बोला जा रहा है यहाँ पे जो एंगल ए पी सी है, आप देख सकते हो एंगल ए पी सी, इसे हम डायरेक्टली एंगल पी क्यों नहीं बोल सकते। अब आप सोच रहे होंगे स्टार्टिंग में जब मैंने एंगल आपको बताया था तो मैंने बोला था एंगल बी भी बोल सकते हैं, एंगल ई बी डी भी बोल सकते हैं, एंगल डी
BE भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्यों P के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, एंगल P को हम सिंगल एंगल P क्यों नहीं बोल सकते? अब यही सोच रहे हो ना, हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक एंगल ही नहीं दे के रखा, एंगल APC। यहाँ पर हमें एंगल APB भी दे के रखा है, ये वाला एंगल भी दे के रखा है APB, एंड एंगल BPC भी दे के रखा है, ये वाला एंगल भी दे के रखा है। सो बेसिकली एक एंगल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब यहाँ पे दो एंगल्स दे के रखे हैं, एक ये एंगल एक ये एंगल, ठीक है। टोटल मिला के इन दोनों को मिला के ये पूरा APC बन रहा है। तो हमें कैसे पता होगा, अगर सिर्फ और सिर्फ हम एंगल P की बात करेंगे तो हमें कैसे पता होगा कि एंगल APB की बात हो रही है या एंगल BPC की बात हो रही है? तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें तीनों पॉइंट्स का यूज़ करना होगा, ठीक है। आया समझ में? चलिए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल APC cannot be labeled as angle P because there are two more angles that is angle APB and angle BPC, ठीक है। हमने क्या देखा कि यहाँ पर दो और एंगल्स हैं, एक है एंगल APB एंड दूसरा क्या है, एंगल BPC, ठीक है। इसलिए हम एंगल P को सिंगल एंगल P नहीं बोल सकते, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर हम ये भी लिख देंगे बिकॉज देयर आर टू मोर एंगल्स दैट इज एंगल APB एंड एंगल BPC in this figure. So to differentiate या distinguish both the angles all the 3 points shall be used, ठीक है। आया समझ में? ताकि दोनों एंगल्स में हम डिफरेंस पता कर पाएँ, इसलिए हमें क्या करना होगा, तीनों पॉइंट्स का यहाँ पे यूज़ करना होगा, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, नेम द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कि दो एंगल्स मार्क है, एक ये वाला एंगल है एंड एक ये वाला एंगल है। तो दोनों ही एंगल्स के हमें नाम बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द एंगल्स marked in the given figure are। तो यहाँ पे कौन सा एंगल आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले तो अगर हम ये वाले एंगल की बात करते हैं, ये वाला एंगल मार्क्ड है तो ये कौन सा एंगल है, एंगल QTR। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल QTR। एंड अगर हम दूसरे एंगल की बात करें तो यहाँ पर आपको दूसरा एंगल ये वाला दिख रहा होगा, तो एंगल PTR हो जाएगा। ये कौन सा एंगल है, एंगल PTR। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल PTR। द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर आर एंगल QTR एंड एंगल BTR, ठीक है।
आया समझ में? तो दो एंगल्स थे, दोनों के हम नाम बता दिए, तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे टॉपिक दे के रखा है कंपेयरिंग एंगल्स। हम एंगल्स को यहाँ पे कंपेयर कैसे कर सकते हैं, तो क्या दे के रखा है, लुक एट दीज एनिमल्स ओपनिंग देयर माउथ, डू यू सी एनी एंगल्स हेयर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको एनिमल्स को ऑब्जर्व करना है, जो यहाँ पे पिक्चर दे के रखी हुई है, ये एनिमल्स क्या कर रहे हैं, अपने माउथ को ओपन कर रहे हैं। तो हमसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर आप एंगल्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम इस फिगर को देखते हैं तो आपको दिख रहा होगा ये दोनों, जब यहाँ पे माउथ ओपन किया तो ये दोनों क्या बन रहे हैं, ये दोनों आर्म्स बन रहे हैं। एंड ये क्या है, ये है वर्टेक्स, एंड यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है एंगल। ठीक है, आया समझ में? एंड देन इस फिश ने जब अपने माउथ को ओपन किया तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये एंड ये क्या है, ये है आर्म। ठीक है, एंड देन उसके बाद ये क्या है, ये है वर्टेक्स, एंड यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है। ठीक है, एंड देन उसके बाद अगर हम इस फिगर की बात करते हैं तो यहाँ पर माउथ ओपन करने पे ये दोनों क्या हो गए, आर्म्स हो गए, एंड ये हो गया वर्टेक्स, एंड ये क्या बन रहा है, दोनों आर्म्स के बीच में एंगल बन रहा है। ठीक है, ऐसे अगर हम इसको देखते हैं तो ये आपको दिख रहा होगा, माउथ ओपन करने पे ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है आर्म। ठीक है, एंड देन उसके बाद ये क्या है, वर्टेक्स, एंड यहाँ पे दोनों आर्म के बीच में क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा था कि क्या आपको यहाँ पे एंगल्स दिख रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर हमें एंगल्स दिख रहे हैं। ठीक है, इफ़ यस मार्क द एंगल्स एंड वर्टेक्स ऑफ ईच वन। बोला जा रहा है अगर आपको यहाँ पे एंगल दिख रहे हैं तो आपको क्या करना है, मार्क करना है, वो भी आर्म्स एंड वर्टेक्स को। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर हम मार्क भी कर देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे ए बी सी, जहाँ पे ए बी एंड बी सी क्या हो जाएंगे, आर्म्स, एंड एंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। एंड अगर हम वर्टेक्स की बात करते हैं तो वर्टेक्स बी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस फिगर की बात करते हैं तो ये पी क्यू आर हो जाएगा, जहाँ पे पी क्यू एंड क्यू आर क्या हो जाएंगे, आर्म्स, एंड क्यू क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम इसकी बात करते हैं ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, जहाँ पे एक्स वाई एंड वाई जेड क्या हो जाएगा, आर्म्स, एंड ये जो वाई है ये क्या है, ये है वर्टेक्स। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम इसे नाम दे देते हैं एम एन ओ, जहाँ पे एम एन एंड एन ओ क्या हो जाएंगे, आर्म्स, एंड एन क्या है, एन यहाँ पे वर्टेक्स है। ठीक है, इतना समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। तो कर लिया आपने नोट डाउन। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम माउथ्स आर ओपन वाइडर देन अदर्स। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ माउथ जो हैं वो ज़्यादा वाइडर ओपन है एंड कुछ जो है वो कम है। ठीक है, द मोर द टर्निंग ऑफ द जॉज द लार्जर द एंगल। जितना हम देख पा रहे हैं कि जितना माउथ ओपन है, जितना जॉ टर्न है, उतना ही लार्जर एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे जितना टर्न है उतना ही लार्जर एंगल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे कम जो है, कम माउथ ओपन है तो यहाँ पर कम एंगल बन रहा है, यहाँ पर ज़्यादा माउथ ओपन है तो यहाँ पर ज़्यादा का एंगल बन रहा है। ठीक है, मतलब जितना जॉ ओपन है, जितना माउथ ओपन है, उतने का ही एंगल बन रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, कैन यू अरेंज द एंगल इन दिस पिक्चर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। बोला जा रहा है कि यहाँ पर आप अरेंज कर सकते हो क्या एंगल्स को, स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। तो यहाँ पर एनालाइज करके एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम एस्टिमेट ज़रूर कर सकते हैं कि सबसे छोटा एंगल यही है। ठीक है, एंड देन उसके बाद ये वाला एंगल है सेकेंड नंबर पर, एंड देन उसके बाद ये वाला थर्ड नंबर पर, एंड ये वाला क्या है, ये वाला जो आपको ये वाला एंगल दिख रहा है ये है फोर्थ नंबर पे। ठीक है, आया समझ में? आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट क्या है, कंपेयरिंग एंगल्स। इज इट ऑलवेज ईजी टू कंपेयर टू एंगल्स। बोला जा रहा है क्या हमारे लिए हमेशा ईजी होगा दो एंगल्स को कंपेयर करना। हियर आर सम एंगल्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ एंगल्स एक ही रखे हुए हैं। लेबल ईच ऑफ द एंगल्स, हाउ विल यू कंपेयर देम। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, लेबल करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पी क्यू आर, एक्स वाई जेड, ए बी सी
MNO, ठीक है। ये हमने 4 एंगल्स यहाँ पे क्रिएट कर दिए, मतलब बने हुए थे ऑलरेडी, लेबल कर दिए। तो बोला जा रहा है क्या आप कंपेयर कर सकते हो? कुछ को तो हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन कुछ को कंपेयर करना डिफिकल्ट है। जैसे कि अगर हम इन दोनों को देखें तो ये थोड़ा उल्टे में बना हुआ है एंड नियरली सेम ही लग रहे हैं दोनों एंगल्स, ठीक है। आया समझ में? ड्रॉ अ फ्यू मोर एंगल्स, लेबल दैम एंड कंपेयर। बोला जा रहा है ऐसे ही हम क्या करेंगे, कुछ और एंगल्स बनाएंगे, लेबल करेंगे उन्हें, ठीक है, एंड देन उसके बाद कंपेयर करेंगे। तो ये आपके लिए एक तरीके से होमवर्क दे के रखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट क्या है, कंपेयरिंग एंगल्स बाय सुपर इम्पोजिशन। अब क्या बोला गया है कि हम एंगल्स को सुपर इम्पोजिशन मैथड से भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, एनी टू एंगल्स कैन बी कंपेयर्ड बाय प्लेसिंग दैम वन ओवर द अदर। बोला जा रहा है दो एंगल्स को हम कंपेयर कर सकते हैं एक के ऊपर दूसरा रख के, मतलब एक एंगल के ऊपर अगर हम दूसरे एंगल को रख देंगे तो हम उसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन, ठीक है। While superimposing the vertices of the angles must overlap, बोला जा रहा है जब इस मेथड का हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब दो एंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं, वो भी एक के ऊपर एक रखकर, तो सबसे पहले तो ध्यान ये देना है कि दोनों ही एंगल्स की जो वर्टिसेस हैं एक दूसरे को ओवरलैप करें, एक के ऊपर एक आए, ठीक है। After superimposition it become clear which angle is smaller and which is larger. And जैसे ही हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे, सुपर इम्पोजिशन मेथड को फॉलो करेंगे, तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा एंगल लार्जर है एंड कौन सा स्मॉलर है, ठीक है। चलिए, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, एंगल ABC एंड यहाँ पर क्या है, एंगल PQR, ठीक है। दो एंगल्स दे के रखे हुए हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक के ऊपर एक एंगल रख देंगे, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या किया, ये वाला एंगल रख दिया, एंगल PQR के ऊपर एंगल ABC रख दिया, ठीक है। तो जब हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, तो जब हम ऐसा कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि जो वर्टेक्स है वो एक के ऊपर A आ रही है, यहाँ पर क्या है, वर्टेक्स Q, यहाँ पे वर्टेक्स Q है, एंड यहाँ पर जो वर्टेक्स B है वो Q पॉइंट के ऊपर ही है, Q वर्टेक्स के ऊपर ही है, ठीक है। आया समझ में? मतलब यहाँ पर जो बोला जा रहा था ना कि वर्टिसेस ऑफ द एंगल्स मस्ट ओवरलैप, तो वही चीज़ हमने फॉलो किया है, Q वर्टेक्स के ऊपर ही हमें वर्टेक्स B दिख रही है, ठीक है। आया समझ में? तो जब हमने ऐसे किया तो हम क्या हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बन रहा है एंगल ABC एंड ये वाला एंगल बन रहा है एंगल AQR। तो आप देख सकते हो कि एंगल ABC इतना है एंड एंगल PQR इतना है। तो आप देख के ही समझ गए हो कि यहाँ पर हमें एंगल PQR ग्रेटर दिख रहा है एज कंपैरिजन टू एंगल ABC। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल PQR इज लार्जर, एंगल ABC इज स्मॉलर, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब यहाँ पर क्या देके रखा है, दिस पिक्चर शोज द टू एंगल्स सुपर इम्पोज्ड। हमें इस पिक्चर से क्या समझ आया कि दोनों एंगल्स को हमने सुपर इम्पोज किया। इट इज़ नाउ क्लियर दैट PQR इज लार्जर देन ABC। तो हमें क्या क्लियर हुआ कि जो एंगल PQR है वो एंगल ABC से क्या है, लार्जर है, ठीक है। आया समझ में? चलिए, अब नेक्स्ट क्या है, इक्वल एंगल्स। हमें क्या देके रखा हुआ है, इक्वल एंगल्स टॉपिक देके रखा हुआ है एंड सबसे पहले हमें क्या बोला जा रहा है, नाउ कंसिडर एंगल AOB एंड एंगल XOY इन द फिगर विच इज ग्रेटर। हमें क्या करना है, एंगल AOB एंड एंगल XOY को कंसिडर करना है एंड बताना है दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, ठीक है। तो ये एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल AOB एंड ये एंगल हो जाएगा एंगल XOY। किस मेथड का यूज़ करेंगे, सेम सुपर इम्पोजिशन मेथड का ही यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर वर्टेक्स O है, ठीक है, यहाँ पर भी वर्टेक्स O है। तो दोनों एंगल को एक दूसरे के ऊपर रख दिया एंड वर्टेक्स जो है यहाँ पे जो O वर्टेक्स है वो ओवरलैप कर रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर OY जो रे है एंड यहाँ पर जो OB रे है दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है। क्या देख पा रहे हैं आप, OY एंड OB रे जो है दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। ऐसे ही सेम
OA एंड OX जो रे है वो भी दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दोनों ही एंगल्स क्या हैं, बिल्कुल सेम है, एक के ऊपर एक आए हैं, एक आर्म भी इधर उधर नहीं है। ठीक है, आया समझ में। तो क्या देखा हमने, हमसे बोला जा रहा था कि कौन सा एंगल ग्रेटर है, तो हमने देखा एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल XOY. The corners of both of these angles match and the arms overlap with each other. That means OA and OX and OB जो है वो किससे ओवरलैप कर रहा है, OY से ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, आया समझ में। सो द एंगल्स आर इक्वल साइज, तो जहाँ पे यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो इक्वल साइज का एंगल है। ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द रीजन दीज एंगल्स आर कंसिडर्ड टू बी इक्वल इन साइज इज बिकॉज व्हेन वी विजुअलाइज ईच ऑफ दीज एंगल्स एज बीइंग फॉर्म्ड आउट ऑफ रोटेशन वी कैन सी दैट देयर इज एन इक्वल अमाउंट ऑफ रोटेशन नीड टू मूव फ्रॉम OB टू OA, OY टू OX। बोला जा रहा है कि यहाँ पर हम क्यों जो दोनों एंगल्स हैं उन्हें हम इक्वल बोल रहे हैं, क्योंकि हमने जब सुपर इम्पोजिशन मेथड का यूज़ किया तो हम देख पा रहे हैं कि जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है दोनों एंगल्स के बीच में, इस एंगल के बीच में एंड इस एंगल के बीच में, दोनों ही क्या है, दोनों ही सेम है। मतलब OB से जब OA पर आएंगे एंड OY से जब हम OX तक टर्न लेंगे तो यहाँ पर जो टर्न लिया है, यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है दोनों का ही क्या है, इक्वल है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सुपर इम्पोजिशन व्हेन टू एंगल्स आर सुपर इम्पोज्ड एंड द कॉमन वर्टेक्स एंड द two rays of both angles lie on top of each other then the sizes of the angles are equal। क्या बोला जा रहा है कि अगर हम सुपर इम्पोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सुपर इम्पोजिशन मैथड देखें, जब टू एंगल्स सुपर इम्पोज्ड होते हैं, मतलब दो एंगल्स को जब हम सुपर इम्पोज्ड करते हैं, ओवरलैप करते हैं एंड वहाँ पे हमें क्या मिलती है, कॉमन वर्टेक्स। मैंने आपको बोला ये दोनों एंगल्स के वर्टेक्स को हम ओवरलैप करवाएंगे एंड द टू रेज ऑफ बोथ एंगल्स लाई ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। एंड जब दोनों ही रेज जो होती हैं, दोनों ही एंगल्स की रेज होती हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं। वर्टिसेस तो करती ही हैं, वर्टिसेस को तो हम खुद करवाएंगे, लेकिन अगर रेज भी ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर, इसका मतलब क्या है, जो साइज है एंगल का वो बिल्कुल इक्वल है यहाँ पे। ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। तो कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंपेयरिंग एंगल्स विदाउट सुपर इम्पोजिशन। अभी तक हम कैसे देख रहे थे कि एंगल्स को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, सुपर इम्पोजिशन मेथड से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अब क्या देखेंगे हम कि सुपर इम्पोजिशन मेथड के अलावा हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं एंगल्स को। ठीक है, two cranes are arguing about who can open their mouth wider, that means who is making bigger angle। बोला जा रहा है कि यहाँ पे दो क्रेन्स हैं जो कि आर्ग्यू कर रही है, लड़ रही हैं कि कौन ज़्यादा माउथ ओपन कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि कौन ज़्यादा एंगल क्रिएट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एंगल फॉर्म होता दिख ही रहा होगा। ठीक है, लेट अस फर्स्ट ड्रॉ देयर एंगल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनके एंगल्स ड्रॉ करेंगे। हाउ डू वी नो विच वन इज बिगर। पूछा जा रहा है कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा एंगल यहाँ पे बिगर है। ठीक है, As seen before, one could trace these angles, superimpose them and then check। बोला जा रहा है कि जैसे कि हमने देखा कि एंगल्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, सुपर इम्पोजिशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं एंड चेक कर सकते हैं कि कौन सा एंगल लार्जर है। ठीक है, बट कैन वी डू इट विदाउट सुपर इम्पोजिशन। लेकिन पूछा जा रहा है क्या हम सुपर इम्पोजिशन के बिना भी चेक कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कैसे, लेकिन सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, सपोज वी हैव अ ट्रांसपेरेंट सर्कल विच कैन बी मूव्ड एंड प्लेस ऑन फिगर्स। बोला जा रहा है सपोज कीजिए आपके पास क्या है, ट्रांसपेरेंट सर्कल है। क्या है, ट्रांसपेरेंट सर्कल विच कैन बी मूव्ड एंड प्लेस ऑन फिगर, जो कि
हम मूव कर सकते हैं एंड प्लेस कर सकते हैं फिगर्स पे। ट्रांसपेरेंट मतलब हमें आर पार दिखेगा, कुछ भी फिगर बना होगा हम उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट सर्कल को या ट्रांसपेरेंट पेपर को रखेंगे तो नीचे कौन सा फिगर है वो हमें क्लियरली दिखेगा, ठीक है। तो बोला जा रहा है कैन वी यूज़ दिस फॉर कंपैरिजन, क्या हम इस ट्रांसपेरेंट सर्कल को यूज़ कर सकते हैं कंपेयर करने के लिए, तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेट अस प्लेस द सर्कुलर पेपर ऑन द एंगल मेड बाय द फर्स्ट ट्रेन। क्या बोला जा रहा है कि हम क्या करेंगे, सर्कुलर पेपर रखेंगे, वो भी एंगल पे, ठीक है। एंगल पे हम क्या करेंगे, सर्कुलर पेपर रखेंगे दैट इज मेड बाय द फर्स्ट क्रेन, मतलब जो एंगल फर्स्ट क्रेन, यहाँ पे आपको पहली क्रेन दिख रही होगी, जो एंगल ये फॉर्म कर रही है, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट पेपर को हम उस एंगल पे रख देंगे, ठीक है। फर्स्ट क्रेन इतना एंगल फॉर्म कर रही है तो हमने क्या किया, ये आपको ट्रांसपेरेंट सर्कल दिख रहा होगा, हमने यहाँ पे इस फिगर के ऊपर, इस एंगल के ऊपर ट्रांसपेरेंट पेपर को रख दिया, ठीक है। The circle is placed in such a way that its center is on the vertex of the angle। बोला जा रहा है कि सर्कल को हमने ऐसे रखा है कि जो सर्कल का सेंटर है वो इस एंगल के वर्टेक्स पे होगा, मतलब ये जो सर्कल है, इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो इस एंगल के वर्टेक्स पे होगा, ठीक है। आया समझ में, चलिए देन उसके बाद लेट अस मार्क द पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द एज सर्कल एट द पॉइंट्स वेयर द आर्म्स ऑफ द एंगल्स पास थ्रू द सर्कल। बोला जा रहा है हम क्या करेंगे, हम मार्क कर देंगे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी को, वो भी सर्कल के एज पे, मतलब सर्कल के कोनों पे, एट द पॉइंट्स वेयर द आर्म्स ऑफ द एंगल पास थ्रू द सर्कल। किस पॉइंट पे मार्क करेंगे हम, ए एंड बी, जहाँ पे हमें आर्म्स क्रॉस होते दिख रही हैं सर्कल से, ठीक है। इस पॉइंट पे हम मार्क कर देंगे ए एंड बी। आया समझ में, ये हमने कर दिया, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। सबसे पहले तो जब हम ये सारे पॉइंट्स मार्क कर देंगे ना, तो हमें पॉइंट ओ, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में, तो सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, कैन वी यूज दिस टू फाइंड आउट इफ this angle is greater than or equal to or smaller than the angle made by the second plane। बोला जा रहा है क्या हम इस ट्रांसपेरेंट पेपर को, जहाँ पे हमने पॉइंट्स भी मार्क कर दिए हैं, क्या हम इसे यूज़ कर सकते हैं क्या कंपेयर करने के लिए कि दोनों क्रेन में से किसका एंगल ग्रेटर है या लार्जर है या स्मॉलर है या इक्वल है, क्या हम ऐसा कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। Let us place it on the angle made by the second crane so that the vertex coincides with the center of the circle and one of the arm passes through O। बोला जा रहा है कि क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो सेकंड क्रेन रही है, मतलब सेकंड क्रेन हमने देखी थी, सेकंड क्रेन जो एंगल फॉर्म कर रही है उसके ऊपर हम ट्रांसपेरेंट पेपर को रख देंगे और ऐसे रखेंगे कि जो ट्रांसपेरेंट पेपर पे ओ मार्क है ना, ट्रांसपेरेंट पेपर का जो सेंटर है जहाँ पर ओ मार्क है, वो सेकंड क्रेन के जो एंगल फॉर्म हो रहा है, सेकंड क्रेन का जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसके वर्टेक्स पर आए। मतलब ये जो ट्रांसपेरेंट पेपर पे हमने ओ मार्क किया था वो किसके ऊपर आना चाहिए, वो आना चाहिए ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है सेकंड क्रेन का उसके वर्टेक्स पे, ठीक है। इतना आया समझ में। एंड बोला जा रहा है एंड वन ऑफ द आर्म पासेस थ्रू ओ ए, एंड बोला जा रहा है कि जो एक आर्म होगी, मतलब जैसे कि ओ ए आर्म दिख रही है, हमें ओ ए आर्म दिख रही है, ओ एंड ए पॉइंट हमें यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन था, हमने कर लिया था, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि जो सेकंड क्रेन है उसका ये एंगल बन रहा है, सबसे पहले तो ये सेकंड क्रेन का एंगल बन रहा है, तो जो हमने पॉइंट मार्क किए हैं ना ओ एंड ए, वो सेकंड क्रेन के एक आर्म के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। आया समझ में। सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा ये वर्टेक्स क्या है, ओ, एंड ये क्या है, एक्स। ये किसका आर्म है, ये है सेकंड क्रेन का आर्म। तो बोला जा रहा है जो ओ ए पॉइंट मार्क हो चुका था ना, जो हमने ही किया था फर्स्ट क्रेन से रिलेटेड, तो ओ ए पॉइंट जो है वो सेकंड क्रेन के आर्म के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। अब आ गया समझ में, चलिए कैन यू नाउ टेल विच एंगल इज बिगर। बोला जा रहा है क्या अब आप बता सकते हो कौन सा एंगल बिगर है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर हम सेकंड क्रेन के दूसरे आर्म की बात करें तो वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है। कहाँ पे है, वो यहाँ पे है, ठीक है। एंड अगर हम फर्स्ट क्रेन की बात करें तो फर्स्ट क्रेन का सेकेंड आर्म जो है वो कहाँ पे बन रहा था, बी पॉइंट पे बन रहा था, मतलब यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि सेकेंड क्रेन का जो एंगल है वो कम फॉर्म हो रहा है एज कंपैरिजन टू
फर्स्ट क्रेन का जो एंगल है वो ज़्यादा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। विच क्रेन वॉज मेकिंग द बिगर एंगल, यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा क्रेन है जो बिगर एंगल फॉर्म कर रहा है। तो आप बोल सकते हो कि बिगर एंगल फर्स्ट क्रेन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट हमें क्या दे के रखा है यहाँ पे, फिगर इट आउट जो कि आपके पेज नंबर 23 पे दे के रखा हुआ है। उसका क्वेश्चन सेकंड क्या है, इन ईच केस डिटरमाइन विच एंगल इज ग्रेटर एंड पाई। बोला जा रहा है हर केस में हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है कि कौन सा एंगल ग्रेटर है एंड क्यों ग्रेटर है, ठीक है। आया समझ में? चलिए तो यहाँ पर अगर हम देखें एंगल ए ओ बी को, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंगल ए ओ बी, ये क्या है, ये है एंगल ए ओ बी, मतलब इतना एंगल बन रहा है। एंड एंगल एक्स ओ वाई को, तो एक्स ओ वाई को अगर हम एनालाइज करते हैं तो एक्स ओ वाई क्या है, ये है, ठीक है। तो ये है एंगल एक्स ओ वाई। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा ग्रेटर है, तो देख के ही समझ आ रहा है एंगल ए ओ बी जो है वो ग्रेटर है एज कंपैरिजन टू एंगल एक्स ओ वाई, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल ए ओ बी is greater than एंगल एक्स ओ वाई, ठीक है। आया समझ में? साथ में रीजन पूछा जा रहा है बिकॉज द साइज of the angle formed by angle AOB is greater than the size of the angle formed by angle एक्स ओ वाई, ठीक है। क्या यहाँ पे रीजन लिख दिया हमने, क्योंकि जो एंगल का साइज फॉर्म हो रहा है एंगल ए ओ बी में वो ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू जो साइज यहाँ पे हमें एक्स ओ वाई एंगल का दिख रहा है, ठीक है। आया समझ में? चलिए देन उसके बाद क्या है, एंगल ए ओ बी या फिर एंगल एक्स ओ बी। तो यहाँ पर अगर हम एंगल ए ओ बी मतलब यही एंगल एंड एंगल एक्स ओ बी की बात करते हैं, मतलब ये वाला एंगल एक्स ओ बी, ठीक है, मतलब ये वाला एंगल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एंड हम कंपैरिजन करते हैं तो आप साफ साफ देख पाओगे कि एंगल ए ओ बी क्या है, यहाँ पर ग्रेटर है। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे, अगर हम बी पॉइंट की बात करें, ये तो पॉइंट ए था, अब हम बात करेंगे बी पॉइंट की, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल ए ओ बी is greater than angle एक्स ओ बी, ठीक है। और रही बात रीजन की, तो रीजन यही आएगा बिकॉज द साइज ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय एंगल ए ओ बी इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय एंगल एक्स ओ बी, ठीक है। आया समझ में? सेम रीजन रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एंगल एक्स ओ बी एंड एक्स ओ सी का, तो यहाँ पर एक्स ओ बी आपको दिख रहा होगा, ये है एक्स ओ बी, ठीक है। एक्स ओ सी की बात करें तो एक्स ओ सी यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर ये एंगल एक्स ओ बी है तो यही सेम एंगल क्या है, एंगल एक्स ओ सी है, मतलब बिल्कुल सेम एंगल यहाँ पे फॉर्म होता दिख रहा है। दोनों ही एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एंगल एक्स ओ बी इज इक्वल टू angle XOC because
because the size of both the angles formed are equal, क्योंकि दोनों ही एंगल्स का जो साइज है, मतलब जो एंगल्स का साइज है वो क्या है, वो बिल्कुल ही इक्वल है। ठीक है, आया समझ में। डिस्कस विथ योर फ्रेंड एंड हाउ यू डिसाइड विच वन इज ग्रेटर बोला जा रहा है। आप चाहो तो इसे डिस्कस कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड पता लगा सकते हो कि आप कैसे फाइंड आउट कर रहे हो कि कौन सा एंगल ग्रेटर होगा। ठीक है, आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। एंड पार्ट 2 देखने के लिए आपको क्या करना होगा, यूट्यूब चैनल पर जाना होगा एंड कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।